हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैं उसकी कुछ बातें रिपीट करके आगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आऊँगा। अगर जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें अगर आप और कुछ जानना चाहें या आपको लगता है कि ये वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है, तो कृपया कंप्लेन करेंगे, मेरे बताएंगे मुझे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो संतोषप्रद है कि नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। चलिए, मोल के बारे में जो हम लोगों ने कल बातें पढ़ी उसी को मैं कुछ आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पास ये ले लेते हैं हम लोग स्पीसीज, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, अब इनका मास अगर हम लोग बोलेंगे बड़ा लिखो तो मान लीजिए हम बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्पीसीज। अब स्पीसीज में हम लोग लिखते हैं एटम में कार्बन, ऑक्सीजन, आयन में ले लेते हैं Al3+ आयन, और मॉलिक्यूल में ले लेते हैं CO2। तो ये दोनों हो गए एटम, ये आयन, ये मॉलिक्यूल। इनका मास अगर हम लोग लेंगे तो ये 12 AMU, 16 AMU, 27 AMU, ये इनका एक पार्टिकल का मास है। ये एक कार्बन का मास है, एक ऑक्सीजन का मास है, एक एल्युमिनियम 3+ आयन का मास है, और ये 44 AMU, ये एक CO2 मॉलिक्यूल का मास है। तो ये AMU वाला मास एक का है। सेम को अगर हम लोग एक मोल के लिए लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, तो ये एक मोल का मास बन जाएगा। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। तो जो भी मास होता है, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, जो उसका AMU वाला मास रहता है वो सिंगल पार्टिकल के लिए रहता है, और ग्राम वाला मास एक मोल के लिए रहता है। इसी को हम मोलर मास बोलते हैं। और कल जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इसको आप नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल जो आगे काम आने वाला है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सब मोलर मास ही है। ग्राम में लिखा हुआ मास मोलर मास है। ये कार्बन का मोलर मास है, या ऑक्सीजन का, ये एल्युमिनियम 3+ आयन का, ये CO2 का। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एल्युमिनियम का मोलर मास पूछते हैं, एल्युमिनियम एटम का, तो वो भी ऐसे ही निकाला जाता है, 27 ग्राम। कारण ये है कि एल्युमिनियम के जो एटम है उसमें एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसमें 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाता है तो मास में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि एटम का मास जो रहता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम होता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन के निकलने से या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम के मास में नेग्लिजिबल चेंज आता है, जिसको आप बोल सकते हैं कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि एटम का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम होता है। एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलने से या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम के मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास और मोलर मास है वही एल्युमिनियम 3+ आयन के लिए भी है। तो ये मोलर मास के बारे में हो गया कि कोई भी पार्टिकल का जो AMU वाला मास होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रखना है और यूनिट को AMU की जगह में ग्राम लिख देंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास की मदद से ही हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। देखिए कैसे। इक्विवेलेंट मास, इसको एक्चुअल में हमको बोलना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट मास। बोलचाल की भाषा में हम इसको इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं और वास्तव में इसका नाम होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये हम निकालते हैं मोलर मास बाई Z करते हैं। मोलर मास M और Z। मोलर मास को हम M से प्रेजेंट करते हैं Z। Z का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है।
एटम के लिए Z का मतलब होता है वैलेंसी, और आयन के लिए Z का मतलब होता है चार्ज, एसिड के लिए Z का मतलब होता है बेसिसिटी, बेस के लिए Z का मतलब होता है एसिडिटी, सॉल्ट के लिए Z का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट, इनके लिए Z का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो चाहे एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो, अगर आपको उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला एक ही है, मोलर मास बाय जेड। पर जेड का मीनिंग अलग अलग होता है। एटम के लिए जेड का मतलब वैलेंसी है, आयन के लिए चार्ज है, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है, बेस के लिए एसिडिटी। अब ये दो वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब एसिड जितना H+ दे सकता है, एसिड के पास जितना हाइड्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी नहीं है, एसिड जितना दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी है। वैसी बेस की एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। तो ये होता है। अब हमको किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना तो क्या फॉर्मूला बोल दिए, मोलर मास बाय जेड। जेड का मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। एटम के लिए वैलेंसी, आयन के लिए चार्ज, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए जेड का मतलब है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है, जेड का मतलब है। जेड की क्या क्या मीनिंग है, जेड का मीनिंग सब चीज के लिए अलग अलग है। जेड का मीनिंग जो है सब चीज के लिए अलग अलग है। एटम के लिए जेड का मतलब क्या हो गया, वैलेंसी। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको सॉल्व करके बताता हूं कि क्या कैसा होता है। वैलेंसी का क्या मीनिंग है, वैलेंसी का मीनिंग है कि जैसे कोई एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होती है, और मोर देन 4 होता है तो 8 से माइनस करते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो उसकी वैलेंसी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 3 2 1, क्योंकि इसमें 4 या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। और अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से माइनस करेंगे, तो इसमें मोर देन 4 है तो इसमें से 8 में से माइनस करेंगे, 3 2 1। तो ये इनकी वैलेंसी हो गई, मतलब यही इनका क्या है, जेड है। तो लिथियम का जेड हो जाएगा 1, बेरिलियम हो जाएगा 2 3 4 3 2 1। तो ये एटम के लिए जेड का मतलब हो जाता है वैलेंसी। मतलब यदि आपको किसी एटम का ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए तो एटम के मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एटम के लिए जेड का मतलब वैलेंसी होता है। वैसे आयन के लिए जेड का मतलब होता है चार्ज। आयन के लिए जेड का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। अब जैसा मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम 3+ आयन के लिए, तो एल्युमिनियम 3+ आयन के लिए इसका चार्ज क्या है, 3, तो यही इसका जेड हो गया। एल्युमिनियम के लिए जेड हो गया 3, सल्फेट के लिए जेड क्या हो गया, 4। ठीक है, तो ये आयन के लिए जेड आपको बता दिया। आपको मैं किसके किसके जेड बता दिया, एटम के लिए जेड का मतलब वैलेंसी और आयन के लिए जेड का मतलब चार्ज होता है। आगे जो
एसिड और बेस है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना।